हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग सोशलिज्म इन यूरोप एंड दी रशियन रिवॉल्यूशन की कहानी को, बातों को, चर्चों को आगे बढ़ाएंगे। और आज इस लेक्चर में हम लोग द रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक कहानी, ऐसी कहानी जो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। डेफिनेटली मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। इनफैक्ट जो इसके बाद नाजिज्म का चैप्टर आने वाला है, द राइज ऑफ हिटलर, उसकी कहानी तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन ये कहानी सुनोगे आप जब आज, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे पर्सनली ये कहानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ रिलेटिंग टू जो मेंटी क्विज हम लोग ने कल किया था। आई डोंट नो आप लोग में से कितने यहाँ पर थे जो कल इस मेंटी क्विज को देख रहे थे। लेकिन कल वहाँ पर एक क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन रिलेट कर रहा था ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। राइट, ये क्वेश्चन कल मेंटी क्विज में पूछा गया था और उसमें ऑप्शंस में था इंग्लिश, हिंदी या बोथ। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों ने आंसर्स जो थे वो बोथ पे लगाया था, इंग्लिश और हिंदी, जिसका मैंने आपको वहां क्लैरिफिकेशन भी दे दिया था कि इंग्लिश इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड आई सेड कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे टीचर्स यही पढ़ा रहे हैं कि इंग्लिश इज ऑल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को खोलोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर आपको लिखा है साफ साफ दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी, ठीक है। लेकिन उसमें आगे ये लिखा हुआ है क्लॉजेज में कि चूंकि उस समय की बात है जब 1947 था और इंडिया, अगर हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज रख रहे थे तो हिंदी सब लोग नहीं बोल पाते थे। प्रॉब्लम थी साउथ इंडिया के साथ, स्पेशली साउथ इंडिया में तो बिल्कुल हिंदी नहीं बोली जाती थी, है ना। तो बेसिकली क्या किया गया था, उन्होंने कहा कि चलिए एक काम करते हैं, इंग्लिश को हम लोग यूज कर लेते हैं फॉर द ऑफिशियल पर्पस टिल द ईयर 1963 और 65। ये बोला गया कि ठीक है भाई, हम लोगों को बातचीत करनी है। बातचीत इन द सेंस कि गवर्नमेंट के सारे काम कैसे होंगे वो इंग्लिश में कर लेंगे। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि 1947 में आजाद हुए, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के एक्ट या गवर्नमेंट की पॉलिसीज या स्कीम्स अगर सिर्फ हिंदी में छपती तो वो चीज साउथ इंडिया तक कनेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि अभी देश का इंटीग्रेशन इतना स्ट्रांग नहीं हुआ था। राइट, लेकिन इंग्लिश को उन्होंने रख लिया। तो इंग्लिश से क्या हुआ कि उन्होंने इंग्लिश को सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया। अब आप मुझसे कहेंगे सर आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बच्चों, मैं आपको वही चीज आज आपके एनसीईआरटी में लिखी दिखाना चाह रहा हूं, आपकी खुद की एनसीईआरटी, ठीक है। जरा देखिए, जरा मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, इसके बाद हम लोग इस चीज पर वापस आएंगे। प्लीज सी, आई होप आप इसको पढ़ पा रहे होंगे। ये आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ये यहां पर आपका ये एक पेज है, आपके एनसीईआरटी का ही पेज है। और अगर आपको ये विजिबल हो पा रहा है, आई एम नॉट श्योर वेरी मच कि ये आपको विजिबल है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां लिखा हुआ है साफ साफ, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन The use of English for official purpose was to stop in 1965। इसका मतलब क्या हुआ? वर्ड माइंड करिएगा, यूज ऑफ ऑफिशियल, यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस। क्या ऑफिशियल लैंग्वेज लिखा है? नहीं। ऑफिशियल पर्पस मतलब जब गवर्नमेंट को अपनी बातें बोलनी है, कोई एक्ट पास करना है, कोई पॉलिसी लानी है, तो वो इंग्लिश में भी करेगी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। ये 1965 तक के लिए बोल दिया गया था और कहा गया था कि 1965 के बाद इसको स्टॉप कर देंगे, मतलब फिर हम इंग्लिश यूज नहीं करेंगे। अगर इंग्लिश हमारी पहले से ऑफिशियल लैंग्वेज होती तो भाई क्यों हमारी कभी भी इंग्लिश स्टार्टिंग से ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी, हिंदी थी। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, उन्होंने क्या हुआ, हाउएवर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, बहुत सारी नॉन हिंदी जो स्पीकिंग स्टेट्स थी, उनकी डिमांड थी कि यूज ऑफ इंग्लिश। अगेन ये नहीं कह रहा है कि डिमांड ये नहीं थी कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, डिमांड ये थी कि भैया आप इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज करिए, टिल यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू करिए। तो इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म। और सॉरी, इसके बाद क्या लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश
along with हिंदी for official purpose। देखिए हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का इस्तेमाल भी कर दिया गया फॉर ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल कामों के लिए इंग्लिश को यूज करा जाएगा। मैं बार बार ये चीज आपको हिट कर रहा हूं, बोल रहा हूं, सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए। ये इंटरप्रिटेशन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से पढ़ने वाली बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 343 का पहला क्लॉज यही बोलता है, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। साफ साफ ये बोलता है। इसमें अगर आपको अगर हमारी इंग्लिश भी होती तो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर क्या है? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। सारे लॉ, सारी एक्ट्स, हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन से मेल खाती हैं, उसी से निकली हुई हैं। तो अगर आर्टिकल 343 क्लॉज 1 ये कह रहा है कि हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश का नाम ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ हिंदी है। लेकिन इंग्लिश को आप यूज कर सकते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए, वो आपकी एनसीईआरटी भी कह रही है, खाली मैं नहीं कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा सर छोटी क्लास है, बड़ी बड़ी बातें कहां बता रहे हो। सर आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आप ये पेज खोल लीजिए जहां ऐसा कुछ ग्लॉसरी लिख के आ रहा होगा, यहां पर कोलिशन गवर्नमेंट को सामने साथ में समझाया गया है, वो पेज खोल लीजिए। इसमें पेज नंबर एक्चुअली लिख के नहीं आ रहा है, तो मैं आपको वरना प्रिसाइज पेज नंबर बता देता। ठीक है, देखिए यहां क्या लिखा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को यूज करेंगे काहे के लिए? अलॉन्ग विद हिंदी। काहे के लिए? फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो बच्चों ये बताओ कहां हो गया इंग्लिश हिंदी में, ये कहां निकला कि इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है? इस पॉइंट को आप लोग सोचिए, इस पे ध्यान लगाइए कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, कहां लिखा हुआ है कि इंग्लिश को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलेंगे, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं सर हिंदी के लिए भी तो ये लिखा हुआ है ऑफिशियल पर्पस, तो हिंदी कैसे हुई? अरे हिंदी तो साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया है। आर्टिकल 343 क्लॉज 1 मैं कोट कर रहा हूं, उसको पढ़िए, उसको वहां जाके, वहां पर आपको मिलेगा। मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए अगर आपको यहां पर निकल के आता है तो आई एम ट्राइंग, अगर आपको यहां पर मैं बता सकूं आर्टिकल 343 क्लॉज 1 के बारे में, देखिए एग्जैक्टली यहां क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 343 क्लॉज 1 बच्चों कह रहा है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। बस अब कहां लिखा है इसमें इंग्लिश? इंग्लिश को ऑफिशियल यूज के लिए कर सकते हैं। मैंने बहुत इस पे लाइट थ्रो कर दिया, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो सोशलिज्म एंड यूरोप की बात हम कर रहे थे और मैंने लास्ट में आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 1914 तक कोई भी सोशलिस्ट पार्टी थी वो अपनी सरकार जो है यूरोप में नहीं बना पाई थी। 1914 till 1914 you will see socialists they basically failed in their mission to establish any party in Russia in Europe। ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन चेंज हो गई थी एक छोटे से सबसे लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, आज हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि 1914 में टिल 1914 यहां क्या हुआ था कि जो सोशलिस्ट थे वो अपने एजेंडा में फेल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन 1914 के वक्त की बात ही है जब उनमें से एक कंट्री है यूरोप का, दैट इज रशिया, बहुत ही लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री था उस वक्त का, बहुत ही लीस्ट। वहां पर सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, मतलब वहां पर सोशलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट रशिया में बन जाती है। तो ये एक रिवर्सल हुआ कि नहीं? एंटायर यूरोप में कहीं भी सोशलिस्ट अपनी पार्टी नहीं बना पाए, लेकिन रशिया में आप देखेंगे दे मेड देयर पार्टी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था और इसी को हमको आज इस लेक्चर में हमें पढ़ना है। तो बेसिकली क्या हुआ कि आप जब देखेंगे 1914 ऑल सोशलिस्ट पार्टी क्या हुआ, ये फेल कर गए थे अपने मिशन में। यहीं पर मैंने लास्ट लेक्चर को खत्म कर दिया था, दे फेल्ड इन देयर मिशन। ठीक है, लेकिन एक जगह एक्सेप्शन हुआ और एक्सेप्शन क्या था? एक्सेप्शन वाज रशिया। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी। तो बच्चों हुआ क्या कि आप यहां बात है फरवरी 1917 की, जब फरवरी 1917 में मोनार्की जो है वो रशिया से खत्म हो जाती है। ठीक है, और उसके खत्म होने के बाद
एक सीरीज ऑफ इवेंट्स चलते हैं टिल अक्टूबर 1917। ठीक है, इस पूरे सिनारियो को फ्रॉम फरवरी 1917 से लेकर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो अक्टूबर 1917 तक चलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। आई होप आपको रशियन रिवॉल्यूशन की यह चीज समझ में आ गई कि व्हाट इज रशियन रिवॉल्यूशन। तो कोई भी आपसे पूछे कि रशियन रिवॉल्यूशन क्या है, तो रशियन रिवॉल्यूशन इज अ स्टोरी, इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट स्टार्टेड आफ्टर द फॉल ऑफ मोनार्की in February 1917 until October 1917. This is called as Russian Revolution. तो इस लेक्चर में हमको आज दो चीजें पढ़नी है। नंबर वन, हाउ ये रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, पहला चीज पढ़ेंगे हम लोग, और दूसरा चीज पढ़ेंगे कि जब ये रिवॉल्यूशन की बात आई थी, सो व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन, व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन, व्हाट वाज द सोशल कंडीशन, क्या थी इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन। ये चीज की बात जो है, ये दो चीज हमको यहां पढ़नी है। रशियन रेवोल्यूशन की कहानी में हम दो चीज पढ़ेंगे, हाउ ये रेवोल्यूशन कैसे हुआ, और दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस क्या थी जब ये रेवोल्यूशन हो रहा था। पॉइंट क्लियर? व्हाट इज रशियन रेवोल्यूशन क्लियर? इससे इजी फ्लो चार्ट नहीं हो सकता। ये स्टोरी राइट फ्रॉम हियर टिल हियर, इट इज कॉल्ड एज रशियन रेवोल्यूशन। तो अब हम लोग इस चैप्टर को मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करूंगा, बहुत ज्यादा, कुछ पेजेस तो आपके एनसीईआरटी के ऐसे निकल जाएंगे। आई विल डिस्कस रशियन रेवोल्यूशन। अब इसको शुरू करने से पहले, यानी इसकी कहानी को पहले समझने से पहले, इसको मैं आपको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूं कि उस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त पॉलिटी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, हम पॉलिटी देखेंगे। हम देखेंगे उस वक्त रिलीजन कैसा था, रिलीजन। फिर हम देखेंगे उस वक्त सोसाइटी कैसी थी, या चलिए पहले इकोनॉमी लिख लीजिए। हम देखेंगे उस वक्त इकोनॉमी कैसी थी, और फिर हम देखेंगे कि उस वक्त सोसाइटी कैसी थी। बहुत ही सिंपल होगा, इन चार हेडिंग्स में हम बहुत कुछ समझ लेंगे, बहुत कुछ सीख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिटी की बात करूं तो आप देखेंगे कि जो रशिया का पूरा इलाका था, रशिया, वो खाली लिमिटेड नहीं था मॉस्को तक। इनफैक्ट यू विल सी कि रशिया उस वक्त 1914 की बात हो रही है, ठीक है, ये हो रही है बात 1914 की, और उस वक्त इसको रूल कौन कर रहा था, जार निकोलस, ये यहां का राजा था, जार निकोलस, ही वॉज रूलिंग रशिया। एंड द टेरिटरीज ऑफ रशिया जो उस वक्त थी, यू विल सी स्टार्टिंग फ्रॉम पोलैंड, फिनलैंड, ठीक है, दिस एरिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, एंड टिल पैसिफिक, इवन टू एरियाज ऑफ बेलारूस, ये सब रीजन्स जो हैं ये सब आते थे रशिया के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे रशिया में क्या क्या आ रहा है, फिनलैंड आता था, ठीक है, कुछ ही मैं लिख देता हूं, बेलारूस आ रहा था, ठीक है, लाटविया आ रहा था, एटसेट्रा, टिल दी पैसिफिक, टिल पैसिफिक, ये सारा जो रीजन था ये सब रशिया के अंदर आ रहा था। दिस वॉज दी पॉलिटी ऑफ रशिया, यानी यहां पर मोनार्की थी, मोनार्की, पॉलिटी कैसी हो गई, मोनार्की, क्योंकि राजा था जार निकोलस, 1914 की बात है, राइट। फिनलैंड, बेलारूस, लाटविया, पोलैंड, लिथुआनिया, ऑल दीज एरिया, एस्टोनिया, ये सब आपको मिलेगा टिल पैसिफिक, यहां पूरा टेरिटरी रशिया का था। रिलीजन की बात करूं अगर मैं आपसे, तो यहां पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी चल रही थी, यहां पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के साथ साथ यू विल ऑल्सो फाइंड कि यहां पर और रिलीजन भी थे, जैसे प्रोटेस्टेंट्स, कैथलिक्स भी थे, ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे बुद्धिस्ट भी थे, मुस्लिम्स भी थे, ये सारे लोग यहां पर थे। तो बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, ये सब रिलीजन्स भी एग्जिस्ट कर रहे थे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। पॉलिटी क्लियर हो गई कैसी थी उस वक्त, रिलीजन क्लियर हो गया कैसा था उस वक्त। इकोनॉमी की बात करते हैं। देखिए जरा इकोनॉमी की बात करें बच्चों, इकोनॉमी कहें तो एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चर 85% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, 85, राइट। और जो इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज
वो बहुत ही कम एरिया में थी। इंडस्ट्रीज इन पॉकेट्स, इंडस्ट्रीज इन पॉकेट्स यानी कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही छोटे छोटे एरियाज में इंडस्ट्री जो है वो यहां पर सिचुएटेड थी। तो यहां जैसे अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं इन पॉकेट्स, तो कैसा हो गया, लाइक इंडस्ट्रीज हो गई थी यहां पर सेंट पीटर्सबर्ग में आपको इंडस्ट्री मिलेगी, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मॉस्को मिलती, इन जगह पे आपको क्या मिली, इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर 85%, एंड यू विल सी इन एग्रीकल्चर आप देखोगे तो जो वर्कर्स थे, जो किसान था उस वक्त का, वो मार्केट के यूज के लिए भी अपना सामान उगा रहा था और अपने नीड के लिए भी। तो यहां पर इसका वर्क जो था एग्रीकल्चर, ये दोनों एस्पेक्ट में था। मार्केट के सेंस में भी यहां पर ये प्रोडक्शन करते थे मार्केट के लिए, और ओन नीड्स के लिए भी करते ही थे। ये तो करते ही थे, मार्केट के लिए भी करते ही थे। तो बेसिकली यहां पर एग्रीकल्चर जो 85% था, वो आप देखेंगे सभी लोग के बीच में, मतलब ज्यादातर लोग जो इसको प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड दे वेर बेसिकली मार्केट और दोनों के लिए ये लोग काम कर रहे थे, ठीक है। तो इंडस्ट्री मैंने आपको बताया कि इन पॉकेट्स में थी। इसके अलावा देखिए वहां पर आप, अब हुआ क्या, इकोनॉमी के साथ साथ, हियर आई एम राइटिंग, यहां लिख रहा हूं मैं, अब यहां क्या हुआ कि रेलवे का नेटवर्क आ गया, रेलवे नेटवर्क शुरू हो गया। अब जब रेलवे का नेटवर्क शुरू हो गया तो आप देखेंगे कि भैया इससे पहले यहां पर आयरन और स्टील, कोल, इन सब का प्रोडक्शन होता था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता था। क्यों भाई? इसलिए नहीं होता था क्योंकि आयरन स्टील को ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे आप? ट्रांसपोर्ट करने का मीडियम नहीं है। एक ही जगह फैक्ट्री लगी हुई है, सारा प्रोडक्शन हुआ, वहीं का वहीं रह जाएगा। डिमांड अलग अलग जगह पे है। तो जैसे ही रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे ही रेलवे एंटर करता है, इमीडिएटली जैसे रेलवे ने एंटर किया, वैसे ही आप देखोगे कि आयरन और स्टील, इसका आउटकम क्या निकला? रेलवे आते ही इसका आउटकम दो था। आयरन और स्टील का प्रोडक्शन, आयरन स्टील का प्रोडक्शन क्या कर दिया गया? 4 टाइम्स कर दिया गया। कोल का प्रोडक्शन यहां पर बढ़ा दिया गया। तो ये क्यों किया गया था भाई? इसलिए किया गया था कि अब डिमांड जो थी, भाई मान लीजिए फैक्ट्री यहां पर लगी है, डिमांड हो गई उस जगह पे, तो वहां से वहां कैसे ले जाओगे? रेलवेज आ गया, रेलवेज ने काम आसान कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन इज द की ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपका एक जगह से दूसरी जगह के बीच में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर है, तो वो एरिया आपके एकदम बहुत अच्छा इंटीग्रेट होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, लेस, आप देखिए क्या इस वक्त गवर्नमेंट की सोच है? गवर्नमेंट की सोच ये है कि हम किस तरीके से ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन के तरीके, मीडियम हम बढ़ा दें इंडिया के बाकी स्टेट्स एंड जम्मू एंड कश्मीर से। मोमेंट यू विल हैव वेरी गुड कनेक्टिविटी विद जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की सारी दिक्कतें खत्म होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि अब लोग बहुत फ्रीक्वेंट मूव करेंगे जम्मू कश्मीर से लेकर अदर स्टेट्स में। अभी तक तो साधन ही नहीं है, इतना अच्छा साधन नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। यही चीज आपको देखो इन दी एरियाज ऑफ नक्सलिज्म, वहां रोड ही उखाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं वो। क्यों? रोड टूट जाएगी तो क्या होगा? नक्सलिज्म, नक्सलवाद होते हैं ना, वो रोड तोड़ देते हैं। छत्तीसगढ़ दांतेवाड़ा का एरिया, वहां रोड तोड़ देंगे तो उससे क्या होगा? जब रोड ही टूट गई तो वहां पर कोई कैसे ट्रैवल करेगा, है कि नहीं? तो कितना इंपॉर्टेंट होता है यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का रोल। इमीडिएटली जैसे रेलवे नेटवर्क आता है, वैसे ही कोल का प्रोडक्शन और आयरन स्टील का प्रोडक्शन बहुत डबल हो जाता है। ये हो गया आपका इकोनॉमी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। लेट अस डिस्कस अबाउट सोसाइटी। सोसाइटी को मैं अगली स्लाइड में डिस्कस कर देता हूं। जरा देखिए सोसाइटी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी समझना, यहीं से मेन खेल है, क्योंकि ये सोशलिज्म पढ़ रहे हैं हम, और सोशलिज्म मतलब सोसाइटी, हर चीज सोसाइटी से रिलेटेड होगी। यहां पर क्या हुआ, सोसाइटी की बात करें अगर हम बच्चों, तो सोसाइटी को आप देखेंगे, इट वॉज डिवाइडेड, सोसाइटी वॉज फ्रैगमेंटेड, इट वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ग्रुप्स, it was divided on the basis of skills, it was divided on the basis of, आप देखिए सोशल ग्रुप्स, स्किल्स, वुमेन, यहां पर वुमेन को अलग तरह का ट्रीटमेंट होता था। सोशल ग्रुप्स, वुमेन, एंड यू विल सी दे वर ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेस एंड मैनर, ड्रेस एंड मैनर, इनकी ड्रेसेस भी अलग अलग होती थी, इनके तौर तरीके भी अलग अलग होते थे। तो अगर मैं आपसे सोशल ग्रुप्स की बात करूं, सोशल ग्रुप्स, तो सोशल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर ग्रुप्स अलग अलग बने हुए थे। सोशल ग्रुप्स थे, जैसे कि कोई आदमी अगर काम कर रहा है किसी एरिया में,
तो उसका ग्रुप अलग होता था, कोई अगर किसी और एरिया में काम कर रहा है तो ग्रुपिंग बहुत हो गई थी, सोशल ग्रुप्स, कि भैया ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है काम करने वालों का। ये बात कर रहा हूं मैं, सोसाइटी जो है ये वर्कर्स की बात कर रहा हूं, कि वर्कर्स वेर बेसिकली डिवाइडेड। सोसाइटी डिवाइड नहीं थी एक्चुअली, हम और प्रिसाइज बोलें तो वर्कर्स डिवाइड थे सोशल ग्रुप्स में। वर्कर्स जो जिस तरह से काम करता था अकॉर्डिंगली उसका ग्रुप डिफाइन होता था, वो उस ग्रुप का कहलाता था। सिमिलरली स्किल्स की बात करेंगे, भाई कोई अगर मान लीजिए यहां पर अगर कोई बहुत ही अच्छी स्किल का आदमी है, ठीक है, बहुत ही गुड स्किल्स हैं, तो वो बेसिकली कहां होता था, वो फैक्ट्रीज में काम कर रहा था, क्योंकि फैक्ट्रीज में काम करने के लिए यू नीड गुड स्किल्स। लेकिन कोई खराब स्किल्स का था तो वो कहां, मैनुअल लेबर कर रहा था, वो मैनुअल लेबर, ठीक है ना, सामान ढोना, मतलब फैक्ट्रीज में यू रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स। लेकिन इसमें कौन सी स्किल है, ईंटें उठा के रखने, क्या स्किल है इसमें, कोई स्किल नहीं है। तो इस बेसिस पे भी वर्कर्स को डिवाइड कर रहे थे, सोशल ग्रुप्स के बेसिस पे डिवाइड होते थे वर्कर्स। ग्रुप मतलब यहां हो गया कि भैया एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग अलग हैं, मतलब वो मान लीजिए एक बेटर टाइप के वर्कर्स हैं, ठीक है, कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं वर्कर्स में और कुछ खराब टाइप के हैं, तो उनका ग्रुप ऐसे भी डिवाइड था, ठीक है, समझने के लिए है ये। और फिर उसके अलावा मैंने आपको बताया स्किल्स। वुमेन की बात करें तो वुमेन का भी वुमेन भी जो है काम करने उतर आई थी, लेकिन प्रॉब्लम विद वुमेन वाज कि इनकी वेजेस जो होती थी वो बहुत ज्यादा कम होती थी, ठीक है। दूसरी बात, इनका जो पार्टिसिपेशन होता था, उनका पार्टिसिपेशन तो होता था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लॉइटेशन बहुत हो गया था उनका। एक्सप्लॉइटेशन कैसे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो होते थे उनके बहुत ज्यादा लंबे होते थे, और इनफैक्ट जो उनकी सोशल कंडीशंस होती थी, सोशल, भाई एक वुमेन है ना तो अकॉर्डिंगली उसके लिए फैसिलिटी भी होनी चाहिए आपके पास, सैनिटेशन होने का होना चाहिए, एक लेडी है, सैनिटेशन का फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो सब फैसिलिटीज इनके लिए, वुमेन के लिए नहीं थी। और ये वर्कर्स जो है वो अपनी ड्रेस और मैनर्स में भी डिफरेंशिएट करते थे। और आप देखेंगे यहां पर यही सारे वर्कर्स जो है काफी ज्यादा यहां पर एसोसिएशंस बनाने लगे थे, एसोसिएशंस। और एसोसिएशंस का मतलब यहां पर यह था कि ये लोग ऐसे ग्रुप बना रहे थे जो हेल्प करें, हेल्प मेंबर्स, ताकि वो मेंबर्स की यहां पर हेल्प कर सकें, इसलिए एसोसिएशंस फॉर्म होना स्टार्ट हो गए थे। ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया, सोसाइटी की बात कर रहे हैं वर्कर्स, कि किस तरह से वर्कर्स जो है वो डिवाइडेड थे। लेकिन आप देखेंगे कि इवन इतने टाइप से डिवीजन थे, इतना डिवीजन था, डिस्पाइट दिस डिवीजन, ये डिवीजन के बावजूद यहां आपको देखने को मिलेगा कि इस डिवीजन के बावजूद ये लोग क्या होते थे, यूनाइट होते थे। और यूनाइट काहे के लिए होते थे, टू स्ट्राइक करने के लिए। और स्ट्राइक कब करेगा कोई, जब आपके मालिक से किसी ना किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हो रहा हो, या फिर वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करने की बात कही जा रही हो, इस वजह से ये लोग यहां पर स्ट्राइक करते थे, ठीक है। तो इवन उनका क्लासिफिकेशन बहुत अलग अलग था, दे वेर अलग अलग, वेरी मच डिफरेंट, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्किल्स, सोशल ग्रुप्स, वुमेन, सब कुछ अलग अलग था, लेकिन फिर भी दे यूज्ड टू यूनाइट और वो स्ट्राइक करते थे मिलकर। तो एक तरह से वर्कर्स में यूनिटी थी वहां पर, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। साथ में अगर मैं आपसे बात करूं वर्कर के साथ साथ, अब मैं बात करूं आपकी पीजेंट्स की, पीजेंट्स, तो यार पीजेंट्स भी तो थे वहां पर। वर्कर्स तो हो गए जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, लेकिन पीजेंट्स वेर बेसिकली दे वेर वर्किंग फॉर नोबिलिटीज, दे वेर वर्किंग फॉर हुम, दे वेर वर्किंग फॉर क्राउन। मतलब इन लोगों की वो लैंड पे काम करते थे ये लोग, दे वेर वर्किंग ऑन दी लैंड। तो पीजेंट जो है वो नोबल्टीज और क्राउन की लैंड पे काम करते थे, राइट। और डेफिनेटली जब ये यहां काम करते थे तो इनका भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था, बहुत ज्यादा इनकी वर्किंग कंडीशंस खराब थी, इनकी वेजेस बहुत ज्यादा पुअर थी। और यहां पर सारी पावर्स जो हैं, सारी पावर्स आप देखोगे वो सारी पावर्स दे दी गई थी नोबिलिटी को। पावर्स किसके पास थी, नोबिलिटी। सेम सिनेरियो जैसा कि फ्रांस में था, नोबिलिटीज के पास पावर थी, क्राउन, सारी पावर्स नोबिलिटीज के पास। और इससे क्या हुआ, इस अच्छा पावर इनके पास क्यों थी, वो इसलिए नहीं थी पावर इनके पास कि ये फेमस थे, दे वर वेरी मच कहते हैं इसको हम लोग पसंदीदा थे बिटवीन द पीजेंट्स, ऐसा नहीं था। जस्ट बिकॉज पीजेंट्स इनको सारी सर्विस करते थे अपनी, इस वजह से सारी पावर जो है वो नोबिलिटीज को मिली हुई थी,
ठीक है। तो पीजेंट्स ने यहां पर क्या किया, दे स्टार्टेड डिमांडिंग, इनकी यहां डिमांड आना शुरू हो गई, दे स्टार्टेड डिमांडिंग। इनकी डिमांड को हम समझ सकते हैं प्लीज, 3 डिमांड्स। ए कितना इंपॉर्टेंट हो गया, देखिए 3 डिमांड्स। क्या क्या डिमांड थी? पहला डिमांड था इनका कि इन्होंने कहा कि हम हमारी रेंट्स को बढ़ाइए, इंक्रीज रेंट्स, इंक्रीज रेंट्स। इसको आप सिचुएशन भी समझ सकते हैं कि इनकी सिचुएशन, अगर ऐसा आ गया क्वेश्चन की सिचुएशन क्या थी इनकी, तो इनके रेंट, इनके जो वेजेस थी, रेंट जो पे कर रहे थे ये बहुत ज्यादा पे करते थे, एक प्रॉब्लम ये थी इनकी। उसके अलावा आप देखेंगे कि और सिचुएशन खराब थी, वर्किंग कंडीशन खराब थी, सब कुछ बहुत ज्यादा खराब था इनके बीच में। तो पीजेंट्स बेसिकली दे रिफ्यूज्ड, ऐसे ही लिख लीजिए आप, मेरे हिसाब से आप लोगों को आसान रहेगा, बिकॉज एनसीईआरटी आपकी वैसे कहती है, इसलिए मैं आपको एक काम करता हूं, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी लिखा देता हूं। देखिए तो यहां पर सिचुएशन क्या थी वो देखते हैं। अब यहां पीजेंट्स ने बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज दे रिफ्यूज टू पे रेंट, रिफ्यूज्ड टू पे रेंट, उन्होंने कहा हम रेंट नहीं पे करेंगे, ठीक है। बी, उन्होंने लैंडलॉर्ड का मर्डर कर दिया, बहुत सारे मर्डर हो रहे थे, मर्डर ऑफ लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि वो उनसे अपना रेंट मांगते थे, एक सिचुएशन ये हो रही थी, ठीक है। और फिर उसके बाद देखेंगे दे सेड कि जो भी यहां पर जमीन है नोबिलिटीज के पास वो हमको दे दी जाए, ये भी उनकी यहां पर डिमांड थी। तो बेसिकली दे वांटेड व्हाट, लैंड, जो किसके पास थी, जो अभी तक नोबिलिटीज के पास थी। दे वांटेड दैट कि ट्रांसफर कर दिया जाए लैंड्स को जो यहां पर अभी नोबिलिटीज के पास है। आई होप ये आपको यहां पर चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, क्लियर पीजेंट का सिचुएशन। तो बच्चों हुआ क्या कि ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज, जो हम पढ़ रहे थे अभी, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, दे वर डिक्लेयर्ड टू बी इलीगल इन रशिया इन 1914, है कि नहीं? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, 1940 की बात कर रहा हूं मैं, बिफोर 1914 एक्चुअली, बिफोर 1914। तो बिफोर 1914 की बात करेंगे अगर हम लोग, तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त क्या थी, याद करिए, बताया था मैंने, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वे बेसिकली क्या, इलीगल, ठीक बात है, ये हमको याद है। और इसी मैंने आपको एक पॉलिटिकल पार्टी बताई थी जिसका नाम था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, याद आ रहा है, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। ये पार्टी बनी थी 1898 में, लेकिन इस पार्टी की खास बात ये थी, अब समझिएगा जरा यहां पर कैसे चीजें चेंज हो रही हैं। ये पार्टी यहां प्रोपोगेट कर रही थी मार्क्सिस्ट के आइडियाज को, एक तरह से अभी आप ये समझ लीजिए, मैं लिख रहा हूं मार्क्सिस्ट आइडियाज को यहां पर ये प्रोपोगेट कर रही थी। मार्क्सिस्ट का आइडिया ये है कि जो पीजेंट है, जो वर्किंग क्लास है, उसको उसका रूल आ जाएगा एक टाइम पे, मतलब वो जो अभी तक उनको रूल कर रहे हैं, एलीट क्लास जो अभी तक उनको रूल कर रहा है, उनके रूल को खत्म कर दिया जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रिवॉल्यूशन होगा। और जो मार्क्सिस्ट के आइडिया वही कह रहे हैं कि जो पीजेंट्स थे वो यहां पर अपने इस पूरे सिनेरियो को चेंज कर देंगे, वो रिवॉल्यूशन करेंगे, और रिवॉल्यूशन से क्या होगा कि जो अभी लोग रूल कर रहे हैं, जो अभी हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो तख्ता पलट हो जाएगा, अब उनका रूल खत्म हो जाएगा और यहां पीजेंट्स का रूल आ जाएगा। तो इसके लिए मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग पीजेंट्स के हक की बात कर रहे थे। पीजेंट्स समझिएगा, यहां पर वर्कर नहीं बोल रहा हूं मैं, वर्कर अलग हो गए, पीजेंट्स यहां पर अलग हो गए, ठीक है। तो इन्होंने इस काम के लिए क्या किया, दे स्टार्टेड सर्कुलेटिंग व्हाट, न्यूज़पेपर्स, ये न्यूज़पेपर्स आने लग गए, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि आप देखोगे न्यूज़पेपर के अलावा मोबिलाइज किया उन्होंने बहुत सारी चीजें, जैसे वर्कर को मोबिलाइज किया उन्होंने, बहुत सारी स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज किया, ये सब सिनारियो जो है होने लगा था, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर पीजेंट्स के हक के लिए, पीजेंट्स के हक के लिए ये बेसिकली यहां पर ये लोग अपनी बातें करने लगे थे। तो आप देखोगे कि ये जो बात थी यहां पीजेंट्स के लिए, ये कंट्री साइड भी पहुंची, और कंट्री साइड तो पहुंच नहीं थी, पीजेंट कहां मिलेगा आपको, कंट्री साइड में, कंट्री साइड मतलब हो गया गांव का एरिया, कंट्री साइड में मिलेगा। तो यहां पर भी इसी से एक पार्टी और निकल के आती है, और उस पार्टी को हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी,
याद रखिएगा इसका नाम, उसको बोलते हैं हम लोग सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, और ये बनी थी जाके 1900 में, ठीक है, 1900 में। और ये पार्टी भी वही बात कर रही थी, ये पार्टी भी कह रही थी कि पीजेंट्स के राइट होने चाहिए। दे वर सेइंग, दे वर डिमांडिंग द लैंड बिलोंगिंग टू द नोबिलिटीज टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स, ठीक है। ये लोग भी क्या कह रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि जो जमीन नोबिलिटीज के पास है उसको क्या किया जाए, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, और ट्रांसफर किसको करें, टू दी पीजेंट्स। ये भी इनकी सेम डिमांड थी। आई होप ये आप यहां पर समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली यहां पर जो चीजें हमने डिस्कस करी दो पार्टीज के बारे में, एक पार्टी तो ये आई, ठीक है, विच वॉज मेड इन 1898, और दूसरी पार्टी ये आई, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ 1900। दोनों पार्टी के एजेंडा सेम थे। ये भी यहां पर पीजेंट्स के हक के लिए बात कर रहे थे, और ये लोग भी यहां पर कह रहे थे कि जो डिमांड, जो लैंड है, लैंड को जो अभी लैंड नोबिलिटीज के पास है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए पीजेंट्स के पास। तो आई होप ये पोर्शन आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर जो दो पार्टीज निकल के आई, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी और रिवॉल्यूशनरी पार्टी, इन दोनों पार्टीज में बेसिकली दोनों डाउट कि पीजेंट्स की दोनों हक की बात कर रहे थे, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन दोनों जो है पीजेंट्स को लेकर डिसएग्री भी कर रहे थे। कैसे कि इनके थोड़े बहुत जो व्यूज थे वो डिफर कर रहे थे कि पीजेंट्स को कितना हक होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं पीजेंट्स कितना पार्टिसिपेट करेंगे इस रेवोल्यूशन के अंदर, इसको लेकर इनके अंदर बहुत ज्यादा मतभेद थे। बट एनी हाउ यहां पर क्या हुआ कि ये जो पार्टी है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, तो यहां पर क्या हुआ कि वो भी उनके पीजेंट्स की हक की बात कर रहे थे, लेकिन जो यहां पार्टी थी दैट वाज सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स थे यहां पर, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स, वो लोग क्या कह रहे थे, बेसिकली इनके अंदर इस पार्टी में एक टूट हो गई, क्योंकि ये लोग पीजेंट्स का जो रोल है, पीजेंट्स का जो रोल रहेगा उसको लेकर यहां पर ये लोग काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे इनके बीच में। मतलब दो फैक्शन निकल के आ गए इस पार्टी से, ठीक है। जो पार्टी अपनी ये वाली थी, दूसरी वाली सोशल डेमोक्रेट्स वाली पार्टी थी, दैट इज रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स की पार्टी जो थी, ठीक है। आई होप यही चीज आपने यहां पर नोटिस करी होगी, ये वाली रशियन सोशलिस्ट एक्चुअली डेमोक्रेटिक पार्टी और वर्कर्स पार्टी, ठीक है, वो ये काम था, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी नाम था पूरा। तो इसी पार्टी में क्या हुआ कि यहां पर टूट हो गई, और इस पार्टी के टूट होने के बाद आप देखोगे यहां पर दो फैक्शन निकल के आए, ठीक है, दो फैक्शंस। अब इंपॉर्टेंटली यहां पर यह था कि जो ये फैक्शन निकल के आया, एक्चुअली ये पार्टी जो थी सोशल डेमोक्रेट्स वाली, ये पार्टी थी लेनिन की, ठीक है। तो इस पार्टी में टूट हो गई, एक निकल के आए बोल्शेविक्स, एक निकल के आए बोल्शेविक्स, और दूसरा पार्टी निकल के आया, दूसरा फैक्शन निकल के आया मेंशेविक्स। ये यहां पर चीजें दोनों निकल के आई, बोल्शेविक्स एंड दी मेंशेविक्स। बोल्शेविक इसको लीड कर रहा था लेनिन, और इसको यहां पर जो है ये अलग पार्टी थी, ठीक है। तो दोनों में बेसिक फर्क क्या था कि जो मेंशेविक्स थे वो कह रहे थे कि पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, यानी सब लोग का यहां पर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सारे वर्कर, सारे पीजेंट्स का यहां पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पार्टी ओपन टू ऑल, पार्टी ओपन टू ऑल, सबके लिए ओपन होनी चाहिए। लेकिन इनका यह कहना था कि पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड। इनका कहना यह था कि यहां बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जिनको, जो थोड़े यहां पर अच्छे कंडीशंस में हैं, बहुत खराब कंडीशंस में नहीं है, तो हम उन लोगों को यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे, या फिर यहां पर उन लोगों को इंक्लूड करेंगे जो बहुत ही ज्यादा डाउन ट्रोडन है, और दूसरी बात उनको यहां पर डिसिप्लिन, मतलब कैसे हमको रेवोल्यूशन करना है वो भी उनको आता हो, राइट। तो बोल्शेविक्स का बेसिकली यहां फंडा क्या था कि हमारी पार्टी बहुत डिसिप्लिन होगी, हम बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से अपना यहां पर रोल करेंगे, ये चीज यहां पर बोला गया था, ठीक है। आई होप ये चीज आपको यहां क्लियर हो गई। बोल्शेविक, सोशलिस्ट डेमोक्रेट, लेनिन एंड पीजेंट्स का रोल, इसकी वजह से यहां टूट हो गई थी दो पार्टी के बीच में, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स, ये आई होप दोनों बात क्लियर हो गई। और बोल्शेविक्स का रोल क्या था, बोल्शेविक्स कह रहे थे पार्टी शुड बी डिसिप्लिन, पॉलिटिकल पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड बी कंट्रोल्ड नंबर, मतलब उसमें कंट्रोल नंबर ऑफ लोग होने चाहिए, और पार्टी की क्वालिटी भी इंप्रूव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो बेसिकली पार्टी डिसिप्लिन होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1।
मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए लोगों की, ठीक है, फिर कंट्रोल्ड होनी चाहिए पार्टी, ये सब इनका कहना यहां पर था। लेकिन ये कह रहे थे नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, यहां पार्टी पूरी ओपन टू ऑल होना चाहिए, सब लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई। अब देखिए यहां क्या होता है, अब टाइम आता है 1905 का, थोड़ा सा पीछे से देखते हैं। 1905 एक बहुत ही भयानक सिनारियो हम पढ़ेंगे, यहां पर एक रेवोल्यूशन पढ़ेंगे 1905 का, और 1905 में ये रशिया की बात है, और उस वक्त यहां पर रशिया जो है वो ऑटोक्रेट था, एक ऑटोक्रेटिक देश था, ऑटोक्रेसी उस वक्त यहां पर थी, ठीक है। ऑटोक्रेसी मतलब रूल बाय एकदम एक आदमी के हाथ से, मतलब ऑटोक्रेटिक था हर चीज, डिक्टेटर टाइप ऑटोक्रेटिक रूल, रशिया 1905, ठीक है। अब यहां जो उस वक्त यहां पर राजा था, रूल, ही वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, ही वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को सब्जेक्ट नहीं था, यानी अभी भी वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं आता था, ही वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। और इसी सिनारियो को यहां पर जो हमारे लिबरल्स थे वो उसको बदलना चाहते थे, ठीक है। लिबरल्स जो थे, लिबरल्स wanted to change this scenario, wanted to change this scenario, मतलब वो चाहते थे कि जहां जो राजा है उसका ये ऑटोक्रेटिक रूल खत्म हो जाए, और दूसरी बात जो अभी तक उसको यहां पर प्रिविलेजेस मिलते हैं, प्रिविलेजेस, वो प्रिविलेजेस भी उसके यहां पर खत्म हो जाएं। इस सिनारियो को ये लिबरल्स जो है वो चेंज करना चाहते थे, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर जो बात थी, ये जो सोशलिस्ट डेमोक्रेट थे और जो आपके सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे, दे स्टार्टेड वर्किंग विद द पीजेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली यहां लिबरल्स थे, दे स्टार्टेड वर्किंग विद हुम, दे स्टार्टेड वर्किंग विद सोशल डेमोक्रेट्स, ठीक है, सोशल डेमोक्रेट्स, प्लस दे स्टार्टेड वर्किंग विद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी, सोशल रिवॉल्यूशनरी पीपल, ये लोग के साथ काम करने लगे। और बेसिकली इनका मतलब क्या था कि ये लोग एक तरीके से किसके साथ काम कर रहे थे, पीजेंट्स के साथ। तो बेसिकली यहाँ लिबरल्स जो थे वो पीजेंट्स के साथ एक तरीके से काम करने लग गए थे, और इन्होंने कहा था, यानी लिबरल्स ने, सोशल डेमोक्रेट्स ने और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी ने, कि जो पीजेंट्स हमारे होंगे, पीजेंट्स मेन मूविंग फोर्स, प्राइमरी मूविंग फोर्स जो होगा हमारे रेवोल्यूशन का, वो पीजेंट्स होंगे, हमको इनकी बातों को आगे रखना है। दिस वाज देयर पर्टिकुलर डिमांड, ठीक है। तो जब ये लोग ये डिमांड कर रहे थे कि लिबरल्स का चाह रहे थे कि भैया ये जो किंग है वो ऑटोक्रेसी खत्म हो जाए, वो चाह रहे थे कि जो प्रिविलेजेस राजा को मिलते हैं वो खत्म हो जाएं, समझ रहे हो आप बात को? भाई देखिए, कहानी फ्रांस से शुरू होती है, फ्रांस में यही हुआ था, मोनार्की को खत्म करने की बात करने लगे थे लोग, कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करने लगे थे। वैसे ही यहाँ पर यह हुआ कि जब लिबरल्स जो है सोशल डेमोक्रेट्स के साथ काम करने लग गए, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी के साथ काम करने लग गए, पीजेंट्स के साथ काम करने लग गए, सो दे स्टार्टेड डिमांडिंग व्हाट, demands, they started demanding what, they started demanding the constitution। अब ये लोग यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को डिमांड करने लग गए, ये चीज यहां पर उन्होंने कहा कि हमको अब एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। और यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, एंड दैट इज द इवेंट ऑफ 1904, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ 1904। अब 1904 तक आते आते आप देखेंगे, थोड़ा और पहले की बात है, जहां वर्कर्स जो होते थे उनकी कंडीशन बहुत खराब थी, ठीक है। आप देखेंगे कि उनकी वेजेस जो थी, वेजेस बहुत ज्यादा कम थी, जो वर्किंग आवर्स थे उनके, वर्किंग आवर्स वो बहुत ज्यादा थे, वेजेस कम है, वर्किंग आवर्स ज्यादा हैं, क्लियर। और आप देखेंगे कि एक्सप्लॉइटेशन उनका बहुत ज्यादा हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन, ये सब प्रॉब्लम जो है 1904 तक बनी हुई थी, उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी ये सब चीजों को लेकर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उस वक्त हुआ क्या, एक इंसिडेंट हुआ, और उस इंसिडेंट में ये हुआ कि 4 मेंबर जो थे असेंबली के, 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली, ये असेंबली के 4 मेंबर्स को यहां पर डिसमिस कर दिया गया था, दे वेर डिसमिस्ड। और इस डिसमिसल की वजह से यहां पर डिमांड उठ गई थी कि अब एक रिक्वायरमेंट है कि वर्कर सारे खड़े हो जाएं, क्योंकि एक आर्बिट्ररी तरीके से 4 वर्कर्स को यहां पर निकाल दिया गया है। सो दिस डिमांडेड फॉर सम, क्या उन्होंने डिमांड किया
कि भैया अब तो हमें कुछ यहां पर चाहिए जो पीजेंट्स को सपोर्ट कर सके या जो पीजेंट्स के हक की बात हो, क्योंकि ऐसे तो ये लोग सब पीजेंट्स को बाहर निकाल देंगे, उठा के फेंक देंगे। ये उनकी डिमांड थी। तो बेसिकली दिस लेड टू आउटकम क्या निकला इसका, जब डिसमिस हो गए आउटकम क्या निकला इसका, आउटकम निकला कि अब पूरे यहां पर स्ट्राइक स्टार्ट हो जाती हैं, स्ट्राइक्स होते हैं, प्रोसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी क्या निकलता है, जुलूस टाइप की चीजें निकलती हैं, लोग झुंड में निकलते हैं, प्रोसेशन कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, प्रोसेशन स्टार्ट हो जाता है। और यहां पर एक प्रोसेशन की यहां इंसिडेंट है जिसको हम बोलते हैं 1904 का इंसिडेंट। दिस प्रोसेशन वाज बेसिकली लेड बाय फादर गैपॉन। फादर गैपॉन से ये इसको यहां पर लीड हो रहा था ये प्रोसेशन, ठीक है। और ये प्रोसेशन जो है ये पहुंचता है, आप देखोगे दिस प्रोसेशन रीचेज वेयर, विंटर पैलेस। दिस प्रोसेशन रीचेज विंटर पैलेस, और जब ये विंटर पैलेस पहुंचता है बच्चों तो वहां पर पुलिस जो है अटैक कर देती है, पुलिस अटैक करती है, ठीक है। और एक तरीके से यहां का जो प्रोसेशन होता है उसको सप्रेस कर देती है, सप्रेस करती है। 100 लोग कम से कम यहां पर मारे जाते हैं और 300 से ज्यादा लोग यहां पर वुंडेड हो जाते हैं। आई होप आप इस कहानी को समझ पा रहे हैं यहां पर क्या हुआ है। ये कहानी समझ में आया। 1905 में रशिया एक ऑटोक्रेटिक देश था, ठीक है। उस वक्त राजा जो था वो पार्लियामेंट को सब्जेक्ट नहीं था, पार्लियामेंट के अंडर वो नहीं आता था। लिबरल्स की ये इच्छा थी, लिबरल्स ये चाहते थे कि ऑटोक्रेसी खत्म हो जाए, जो यहाँ पर राजा को प्रिविलेजेस मिलते हैं वो खत्म हो जाएं। इस वजह से लिबरल्स ने सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रिवॉल्यूशनरी के साथ काम करना शुरू किया एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड स्टार्ट होती है तो यहाँ पर एक इंसिडेंट आता है 1904 का, और उस इंसिडेंट में क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रोसेशन हो रहा होता है। उस प्रोसेशन को लीड करते हैं फादर गैपॉन, फादर गैपॉन इसको लीड करते हैं एंड दिस प्रोसेशन रीचेज विंटर पैलेस। वहां पर पुलिस इसको सप्रेस करती है, 100 लोग मरते हैं, 300 लोग घायल हो जाते हैं। आई होप ये चीज आपको यहां समझ में आ गई होगी। ये इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट था बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं, दिस एंटायर इंसिडेंट इज कॉल्ड एज ब्लडी संडे। दिस एंटायर इंसिडेंट इज कॉल्ड एज ब्लडी संडे। आई होप ये चीज आपको यहां क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ठीक है। ये चीज यहां पर होता है। और इस ब्लडी संडे के बाद, दिस ब्लडी संडे, यहां से शुरू होती है एक सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्ट होती है, लगातार घटनाएं होती हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1905 रेवोल्यूशन या रेवोल्यूशन ऑफ 1905। आई होप दिस थिंग इज नाउ क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1905 तक आप देखोगे कि स्ट्राइक्स होना शुरू हो जाती है पूरे देश में, यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन हो जाती हैं, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स और लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, मिडिल क्लास हो गया, ये सब क्या करते हैं, दे बेसिकली स्टैब्लिश यूनियंस, यूनियन ऑफ यूनियन फॉर्म कर लेते हैं एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, खाली 4 लोगों के डिसमिसल से स्टार्ट होता है, खाली 4 लोगों को डिसमिस कर दिया जाता है, उसके वजह से ये सब चीजें होने लगती हैं। और फाइनली ब्लडी संडे जब सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है तो उस इवेंट्स में आप देखोगे बहुत सारी स्ट्राइक्स होती हैं और यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन होती हैं, लॉयर्स, डॉक्टर्स ये सब प्रोटेस्ट करते हैं, इंजीनियर्स प्रोटेस्ट करते हैं, मिडिल क्लास ये सब लोग मिलके क्या करते हैं, दे एस्टैब्लिश यूनियन ऑफ यूनियंस एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग, क्या डिमांड करना शुरू कर दिया इन लोग ने, दे स्टार्टेड डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि हमको तो अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए ही चाहिए। आई होप ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब इतना ज्यादा हुआ तो डेफिनेटली इतना बवाल हो गया था तो उसका आउटकम निकलना ही था, और आउटकम में क्या हुआ कि यहां पर जो जार था, राजा, उसने यहां अलाउ कर दिया कि ठीक है आप लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली जार अलाउड एंड अलाउड व्हाट, ही सेड कि आप लोग यहां पर कर सकते हैं, यू कैन हैव इलेक्टेड, देखिएगा क्या लिख रहे हैं, इलेक्टेड होना चाहिए, एक तो नंबर 1 चीज ये है, इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, यानी यहां पर जार जो है एक तो ये इलेक्टेड होगा, एक तो ये बॉडी इलेक्टेड होगी, दूसरी बात कंसल्टेटिव नेचर की होगी, कंसल्ट करेंगे इससे हम,
मतलब यहां पर किंग ने कहा कि ठीक है, अब ये बॉडी से, ये जो बॉडी बन रही है, इससे हम कंसल्ट करेंगे, हम इनसे बातों को पूछा करेंगे, बिना कंसल्ट किए हम काम नहीं करेंगे। तो यहां पर ही अलाउड कि ठीक है आप लोग कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना लीजिए। तो जो पहला, इसको हम लोग पार्लियामेंट को यहां पर बोलते लगे डूमा। डूमा, तो जो पहला डूमा बनाया गया, फर्स्ट, पहले डूमो को यहां पर देखेंगे आप कि विद इन 75 डेज उसने, जार ने इसको खत्म कर दिया। विद इन 75 डेज क्या कर दिया, उसको अबॉलिश कर दिया, फिनिश। ठीक है। सेकेंड डूमा आप देखेंगे, सेकेंड डूमा ये बनता है विद इन 2 मंथ्स उसके बाद। ठीक है। तो इंपॉर्टेंटली यहां पर क्या था, आपको देखने को मिलेगा कि विद इन 2 मंथ सेकेंड डूमा बनता है, और जो थर्ड डूमा होता है विद इन 2 मंथ्स। ठीक है। और जो यहां पर थर्ड डूमा होता है उसमें तो यहां पर हद हो जाती है एकदम, और वो ये कि इसमें यहां पर पूरा थर्ड डूमा यानी थर्ड पार्लियामेंट जो फॉर्म होता है उसमें सिर्फ कंजर्वेटिव्स होते हैं। कंजर्वेटिव्स आपको पता है जो चेंज नहीं चाहते हैं, पूरा पैक कर देता है कंजर्वेटिव्स से उनको। सिनेरियो देख रहे हो आप कैसा बन रहा है, बहुत ज्यादा यहां पर दिक्कतें पैदा होने लगती हैं पूरा। और साथ में व्हाट किंग वांटेड, किंग चाहता था कि कोई उसकी अथॉरिटी से क्वेश्चन ना करे, नो क्वेश्चन शुड बी रेज्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है। एंड नॉर देयर शुड बी अ रिडक्शन इन द पावर्स ऑफ द किंग, दोनों चीजें चाहता था कि ऐसा ना हो। ठीक है। तो थर्ड ड्यूमा जो आप देखेंगे, थर्ड ड्यूमा को जब कंजर्वेटिव से पैक कर दिया गया, और कंजर्वेटिव्स की जगह यहां लिबरल्स जो थे, जो बेसिकली यहां पर लड़ रहे थे, लिबरल्स, ठीक है, और जो बेसिकली यहां पर थे लिबरल्स थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, उनको उस पार्लियामेंट से पूरा उसने बाहर रखा। इस वजह से यहां पर ये सिनारियो बहुत ज्यादा दिक्कत में हो गया, बहुत ज्यादा खराब हो गया, और यहां लोगों के अंदर मोनार्की के अगेंस्ट बहुत ज्यादा चीजें अगेंस्ट आने शुरू हो गई थी। ठीक है। तो बेसिकली लिबरल्स एंड जो रिवॉल्यूशनरीज थे, लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज, ये दोनों क्या थे, इनको आउट रखा, बाहर, केप्ट आउट ऑफ पार्लियामेंट, इनको पार्लियामेंट के बाहर रखा उसने। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, केप्ट आउट ऑफ पार्लियामेंट। अब एक चीज यहां पर समझिए जरा, ये तो हो गया सिनारियो 1905 का रेवोल्यूशन। 1914 का ईयर आ जाता है, हम यहां पढ़ेंगे अब द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो उस वक्त क्या होता है बच्चों कि जो यूरोपियन पावर्स हैं, यूरोपियन, सो दे वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वहां 2 अलायंस निकल के आ जाती हैं, 2 यूरोपियन अलायंस, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 यूरोपियन अलायंस। ठीक है। एक तरफ निकल के आती हैं सेंट्रल पावर्स, यूरोप की बात कर रहा हूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कर चुके हैं हम लोग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड दी रशियन एम्पायर, आई डोंट हैव वाटर आल्सो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड दी रशियन एम्पायर हो गया। तो 1914 में आप देखेंगे, दिस वाज द ईयर जब यहां पर यूरोप में 2 अलायंसेस में बढ़ जाता है, एक सेंट्रल पावर, एंड सेंट्रल पावर दिस वाज, आप देखेंगे दिस वाज लेड बाय जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल पावर्स 3, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। ठीक है, ये हो गई सेंट्रल पावर्स। लेकिन आप देखेंगे ऑन द अदर साइड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, ये लोग एक तरफ थे, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। इस बैटल में, इस लड़ाई में आपको पता है कि ओवरऑल यहां पर हुआ क्या, कि अल्टीमेटली यहां पर जो सेंट्रल पावर्स होती हैं, सेंट्रल पावर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर देखने वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक मिनट बच्चों, यहां पर जो चीज है, मैं एक मिनट, यस, तो ये लड़ाई यहां पर स्टार्ट होती है, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एक तरफ होते हैं, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एक तरफ होते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि इन रशिया, बेसिकली ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखिए ये सब चीजें आपने जो है पढ़ रखी हैं, इनफैक्ट आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे आगे जाके। तो यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है,
और रशिया बेसिकली यहाँ इनिशियली जब वॉर शुरू होती है, रशिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जब वॉर शुरू होती है तो यहाँ पर लोग जो है वो जार को सपोर्ट करते हैं। इनिशियली क्या होता है, पीपल रैलीड अराउंड हुम, अराउंड जार। लोग मतलब एक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे जार को। लेकिन हुआ ये कि धीरे धीरे जार ने जो है, जो रशिया का राजा था, उसने पार्लियामेंट से कंसल्ट करना बंद कर दिया। पार्लियामेंट का नाम रखा था उसने इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, कंसल्ट करेंगे, लेकिन उसने पार्लियामेंट से पूछना बंद कर दिया। और जब पार्लियामेंट से पूछना बंद कर दिया तो इससे बेसिकली हुआ क्या कि लोगों के अंदर एंटी सेंटिमेंट स्टार्ट हो गए इसके लिए, रशिया के लिए, कि यार ये आदमी सुन ही नहीं रहा है। जार रिफ्यूज्ड टू कंसल्ट द पार्लियामेंट, ठीक है, पूछ नहीं रहा उससे। तो यहां पर हुआ यही कि आउटकम यही था, बहुत ज्यादा एजिटेशन स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल भी लोग जो है अब इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और इसका आपको उदाहरण देखने को यह मिलेगा कि जो एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, उसका नाम बदल के रख दिया जाता है पेट्रोग्राड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब से हम जब भी इस जगह को पढ़ेंगे अगली क्लास में, सो आई विल बी रेफरिंग टू सेंट पीटर्सबर्ग एज पेट्रोग्राड। ये यहां पर नाम इसका रख दिया गया। ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से लोगों के अंदर जो एंटी सेंटिमेंट्स थे वो बढ़ते चले जा रहे थे। लोग अब उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। रशिया की आर्मी हार जाती है, बैडली हारती है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में, ठीक है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में आप देखेंगे रशियन आर्मी बहुत बुरी तरह हार जाती है। लेकिन जब वो विड्रॉ करते हैं जर्मनी से तो दे स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग। 1914 से 1916 के बीच में रशिया हारा है, लेकिन 1917 आप देखिए आते आते ऑलमोस्ट 7 मिलियन पीपल मर चुके होते हैं। और जब रशियन आर्मी वापस जाती है, दे स्टार्टेड मूविंग बैक, तो वो डिस्ट्रॉय कर देती है सारे क्रॉप्स को, सारी बिल्डिंग्स को, ताकि जो पीछे से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उनके पास ना खाने को हो ना फिर रहने की जगह हो। दैट इज वाई दिस लेड टू अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम थी रेफ्यूजीज की, बहुत ज्यादा रेफ्यूजी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने लग गया था। तो टू प्रिवेंट बेसिकली, मतलब यहां आप देखोगे बाय 1916 का ईयर था और यहां पर लगभग 3 मिलियन रेफ्यूजीज आ चुके थे। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और रशिया जो है उसका जो सिनेरियो था दैट वाज नॉट रियली गुड, ठीक है। 1914 के अराउंड है अभी, तो हम लोग 1916 तक 1970 तक आ रहे हैं। अब हम पहुंच रहे हैं उस जगह पे जहां पर हमको ये पढ़ना है जो इंसिडेंट्स हुए थे फरवरी से लेकर अक्टूबर तक के, वो सब हमको अब यहाँ से अब डिस्कस करना है। तो बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी उससे प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई और डेफिनेटली सारी इंडस्ट्रीज जो इफेक्ट है वो देख सकते हैं। इसके जो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा इस लड़ाई का, इफेक्ट क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री थी वो इफेक्टेड हो गई। भाई लड़ाई होगी तो इंडस्ट्री इफेक्ट होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हुआ कि कट ऑफ हो गया। कट ऑफ किससे? सप्लायर्स से। लड़ाई हो गई तो सप्लायर्स ने कट ऑफ मतलब चीज़ों को सप्लाई करना बंद कर दिया, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर क्या हुआ, फूड सप्लाई यहाँ पर शॉर्ट हो गई। फूड सप्लाई, ये सब चीज़ें कम होने लगी, फूड सप्लाई कम हो गया। और जब ग्रेन का शॉर्टेज हो जाता है तो ना आप देखोगे दिस स्टार्टेड लॉट ऑफ राइट्स होना शुरू हो जाते हैं। और राइट्स कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? राइट्स एट ब्रेड शॉप्स। रोटी के लिए यहां पर राइट्स होने लगते हैं। राइट्स वेरी कॉमन हो गए थे, वेरी वेरी कॉमन। और कहां कॉमन हुए थे? ब्रेड शॉप्स पे, ब्रेड शॉप्स पे, वेरी कॉमन एट द ब्रेड शॉप्स, ठीक है। तो यहीं पर अपना चैप्टर को आज हम रोकते हैं। ये सारा इफेक्ट्स है जो आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारा पूरा स्टोरी था रशियन रिवॉल्यूशन का। हम लोग अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जो मेन चीज़ है उसकी कहानी हम लोग अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कोई अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर मैं तो हुई, टेलीग्राम पे आप मुझे अप्रोच कर ही लेते हैं, वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।